दोस्तों ये कहानी शुरू होती है सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। जापान ने एशिया में अपनी मिलिट्री अग्रेशन से बहुत सारे कंट्रीज को ऑक्यूपाई कर लिया था। 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान के सरप्राइज अटैक के बाद अमेरिका ने वॉर में शामिल होना शुरू किया। वॉर के दौरान जापान की मिलिट्री स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस की वजह से एलाइज को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चले ये पर्ल हार्बर बेसिकली क्या था। पर्ल हार्बर एक मेजर नेवल बेस था जो हवाई की आइलैंड पर लोकेटेड था। ये बेस यूनाइटेड स्टेट नेवी का एक इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जो कि पैसिफिक ओशन के सेंट्रल पार्ट में थी। पर्ल हार्बर को 7 दिसंबर 1941 को जापान ने एक सरप्राइज अटैक के जरिए टारगेट बनाया। उस दिन जापान ने अपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और टोरपीडोज का इस्तेमाल करके पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस अटैक में अमेरिकन नेवल बेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। अटैक के नतीजे में कई अमेरिकन बैटलशिप्स, क्रूजर्स और एयरक्राफ्ट्स डिस्ट्रॉय हुए। इस अटैक में 2403 लोगों की मौत और 1178 लोग जख्मी हुए। दोस्तों जापान का मकसद यूएस पैसिफिक फ्लीट को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाना था कि वो जापान के अगले मिलिट्री प्लान्स को रोक ना सकें। पर्ल हार्बर का अटैक सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के शामिल होने की एक बड़ी वजह बना और ये हिस्ट्री में वाकया एक पिवोटल मोमेंट के तौर पर याद किया जाता है। 8 दिसंबर 1941 को इस अटैक के एग्जैक्टली एक दिन बाद प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने कांग्रेस के सामने अपनी फेमस स्पीच डे ऑफ इन्फेमी दी और जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेरेशन की दरख्वास्त की। कांग्रेस ने वॉर डिक्लेरेशन को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से मंजूर किया। दोस्तों इस अटैक के बाद अमेरिकन पब्लिक का रिएक्शन गुस्से और जज्बात से भरा हुआ था। पब्लिक ने ज्यादा से ज्यादा इनलिस्टमेंट्स और वॉर डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया जो कि एक्सिस पावर्स के खिलाफ फाइट करने के लिए एक कलेक्टिव रिजॉल्व बना। दोस्तों मजीद आपको बताते चले कि एक्सिस पावर्स क्या थी। एक्सिस पावर्स बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस था जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एलाइज के खिलाफ फाइट कर रहा था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव अपनी टेरिटोरीज को एक्सपेंड करना और एलाइड पावर्स को डिफीट करना था। एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। बेसिकली एक्सिस पावर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी एक सेंट्रल एक्सिस थी जो बर्लिन, रोम और टोक्यो को कनेक्ट करती। तो दोस्तों जापान के अटैक के बाद अमेरिका ने अपनी मिलिट्री फोर्सेस को तेजी से मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। यूएसए ने एक पीस टाइम से वॉर टाइम इकोनॉमी में शिफ्ट किया जहां मिलिट्री प्रोडक्शन और रिक्रूटमेंट में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। यूएस नेवी और आर्मी को रीइंफोर्स किया गया और जापान और जर्मनी के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्रेटेजी तय की गई। दोस्तों अटैक के कुछ महीने बाद यूएस गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 966 के जरिए जापानीज अमेरिकन को इंटर्नमेंट कैंप्स में भेजना शुरू कर दिया। 1,20,000 से ज्यादा जापानीज अमेरिकन जिनमें से कई यूएस सिटीजन्स भी थे उनको फोर्सबली रीलोकेट किया गया। यूएसए के जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेरेशन के बाद जर्मनी और इटली जो जापान के एलाइज थे उन्होंने 11 दिसंबर 1941 को यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ वॉर डिक्लेरेशन किया। और यहाँ पर आपको बताते चले एलाइज क्या था। दोस्तों बेसिकली एलाइज वो कंट्रीज होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर किसी कॉमन गोल के लिए कोऑपरेशन करते हैं, खास तौर पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या वॉर के दौरान। यूएस मिलिट्री ने पैसिफिक थिएटर में काउंटर अटैक्स और स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव शुरू की। अब आपको बताते चले अबाउट पैसिफिक थिएटर। पैसिफिक थिएटर सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एशिया और पैसिफिक रीजन्स में होने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस और बैटल्स का एक मेजर एरिया था। ये थिएटर एक वास्ट और डाइवर्स कॉन्फ्लिक्ट जोन था जहां एलाइज और एक्सिस पावर्स के बीच इंटेंस फाइटिंग हुई थी। दोस्तों मिडवे की बैटल जो जून 1942 में हुई एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था जिसने जापानीज एक्सपेंशन को रोक दिया और मोमेंटम को एलाइज की तरफ शिफ्ट कर दिया। दोस्तों अब आपको बताते चले अबाउट मिडवे बैटल। मिडवे बैटल एक नेवल बैटल था जो 4 से 7 जून 1942 को सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। ये बैटल पैसिफिक थिएटर में अमेरिकन और जापानीज फोर्सेस के बीच लड़ी गई। जापानीज फोर्सेस ने मिडवे अटॉल पर एक बड़े नेवल अटैक का प्लान बनाया था लेकिन अमेरिकन फोर्सेस ने उनके प्लान्स को डिकोड कर लिया और इनके अटैक को पहले ही एंटीसिपेट कर लिया। इस नॉलेज के बेसिस पर अमेरिकन फोर्सेस ने एक सक्सेसफुल काउंटर अटैक किया और जापानीज कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया। इस बैटल में जापान ने अपने मेजर 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स खो दिए जो कि अकागी, कागा, सूर्यो और हीरियो थे, जबकि अमेरिकन फोर्सेस ने एक कैरियर यूएसएस यॉर्कटाउन को खोया। ये बैटल एलाइड फोर्सेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसने जापान के एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस को रोकने में मदद की। दोस्तों
एलाइड फोर्सेस जो अमेरिका और इसके साथियों का ग्रुप था, पैसिफिक थिएटर में उन्होंने जापान के खिलाफ इंटेंस बैटल की। मेजर बैटल जैसा कि बैटल ऑफ मिडवे और ग्वाडलकैनाल ने जापान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को वीकन किया, लेकिन जापान का सरेंडर करना अभी भी बहुत दूर था। तो दोस्तों अगस्त 1945 के आसपास एलाइड फोर्सेस ने डिसाइड किया कि जापान के खिलाफ फाइनल एक्शन लेना जरूरी है। जापान ने अभी सरेंडर नहीं किया था और इनकी मिलिट्री रेजिस्टेंस कंटिन्यू थी। इस सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका ने अपने न्यू वेपन एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का मकसद एटॉमिक बॉम्ब्स बनाना था। इस प्रोजेक्ट की लीडरशिप मेजर जनरल लेस्ली आर गोब्स ने की और इसकी साइंटिफिक डायरेक्शन जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने की, जिसको फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। ये प्रोजेक्ट एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन था जो 1939 से 1945 तक चला। इस प्रोजेक्ट के अंडर साइंटिस्ट ने यूरेनियम और प्लूटोनियम को यूज करके एक पावरफुल वेपन बनाया जो न्यूक्लियर फिशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। तो दोस्तों 11 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको डेजर्ट में पहले एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट किया गया और जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है। टेस्ट के रिजल्ट से ये पता चला कि ये एटॉमिक बॉम्ब इफेक्टिव है और आखिरकार अमेरिका ने जापान के खिलाफ एटॉमिक बॉम्ब का फैसला कर लिया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया जिसका नाम लिटिल बॉय था। दोस्तों हिरोशिमा एक मेजर सिटी था और इस अटैक का मकसद जापान को अपनी मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को वीकन करना था। बॉम्ब गिराने के तुरंत बाद हिरोशिमा की बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। हिरोशिमा के अटैक में ऑलमोस्ट 17,000 से 80,000 लोगों की मौत और हजारों लोग जख्मी हुए। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया और जिसका नाम फैटमैन था। दोस्तों नागासाकी भी एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल और मिलिट्री सिटी था और इस बॉम्ब का मकसद जापान को सरेंडर करने पर मजबूर करना था। नागासाकी के अटैक में 40,000 से 75,000 लोगों की मौत हुई और बहुत से लोग सीरियस इंजरी का शिकार हुए। हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग्स ने जापान के सिटीज को कम्प्लीटली डिवास्टेट कर दिया और ये शो किया कि अमेरिका के पास इतना पावरफुल वेपन है जो पूरी सिटी को एक ही पल में खत्म कर सकता है। एटॉमिक बॉम्ब्स के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को अनकंडीशनल सरेंडर अनाउंस किया। ये सरेंडर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने का सिग्नल था। 2 सितंबर 1945 को जापान ने ऑफिशियली सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर दिए। दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब्स गिराने के बाद तुरंत हजारों लोग की मौत हुई। इन बॉम्बिंग्स के बाद भी रेडिएशन के असरात की वजह से मजीद लोगों की डेथ होती रही और लोग सीवियर हेल्थ कंडीशंस का शिकार होते रहे। दोस्तों दोनों शहरों के मेजर बिल्डिंग्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स तबाह हो गए। रेडिएशन की वजह से जमीन, हवा और पानी कंटेमिनेटेड हो गए और ये कंटेमिनेशन लंबे अरसे तक रहा। दोस्तों इन बॉम्बिंग्स ने न सिर्फ जापान के लोगों पर बल्कि पूरी दुनिया पर गमगीन और लॉन्ग टर्म असरात छोड़े। दोस्तों एटॉमिक बॉम्बिंग्स के बाद हिरोशिमा और नागासाकी को रीबिल्ड किया गया और ये सिटी अब पीसफुल और रिकॉन्सिलिएशन के सिंबल्स हैं। ये बॉम्बिंग्स ह्यूमैनिटी के लिए एक वार्निंग है कि ऐसे पावरफुल वेपन्स के इस्तेमाल से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दोस्तों ये सिटीज हर साल अगस्त 6 और 9 को बॉम्बिंग्स की याद में मेमोरियल सेरेमनीज और पीसफुल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये इवेंट्स इस बात की याद दिलाते हैं कि वॉर और वायलेंस से बचा जा सकता है और दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाया जा सकता है।